Hello students, how are you? Welcome to online social study classes of New Saint Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video we are going to study the sixth chapter from geography. The name of the chapter is Manufacturing Industries, and this is the second video of this chapter. स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या किसी भी इंडस्ट्री को लोकेशन के लिए जो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल लोकेशन है, उसके बारे में बताया था। और साथ ही साथ मैंने इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन भी आपको समझाया था। तो वो सारे एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड वाले जो टाइप थे वो आपको क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ से। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में स्टूडेंट कौन कौन शामिल होता है, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एट्सेट्रा। एंड दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं। एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल मिलता है उन पर बेस्ड होती हैं। तो इन्हीं में से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी है, यानी हमारा कपड़ा उद्योग। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी एक यूनिक पोजीशन है, बहुत ही अलग स्थिति है। बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लगभग 14% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका काफ़ी योगदान है। 35 मिलियन पर्सनस डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोगों के बाद सेकेंड सबसे बड़ी संख्या है, 35 मिलियन पीपल। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, अगर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात करें तो उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करती है, और लगभग 24.6% जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज का है वो इसके द्वारा ही अर्न किया जाता है। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवार्ड्स जीडीपी, और जो हमारी टोटल जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें भी इसका लगभग 4% हिस्सेदारी है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट, और ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, मतलब खुद ही अपने आप पर निर्भर है। एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, और जो भी वैल्यू चेन है उसमें पूरी तरह से कंप्लीट है। मतलब इसे किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता, किसी दूसरी इंडस्ट्री पर। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, है ना, रॉ मटेरियल से लेकर के जितने भी हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो सारी सारी चीज़ें इसको अपनी ही उसी इंडस्ट्री से मिल जाती हैं। किसी भी दूसरी इंडस्ट्री पर इसको डिपेंड नहीं होना पड़ता रॉ मटेरियल के लिए, या दूसरे प्रकार के जो भी हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट हैं उन सब के लिए इसके सारे रॉ मटेरियल इसी इंडस्ट्री से इसको खुद ही मिल जाते हैं। किसी भी दूसरी इंडस्ट्री पर इसको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कपड़े इंडस्ट्रीज़ को ही कहते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल, यानी जो कॉटन का जो हमारी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड। तो इसके बारे में देखिए पढ़ें। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई इन 1854। यानी जो सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो हमारे देश में सबसे पहले मुंबई में इस्टेब्लिश की गई थी 1854 में, जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पे था। तो उस समय 1854 में मुंबई में ये पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल को सेटअप किया गया था। द कॉटन टेक्सटाइल इज़ मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। और एक और कंडीशन है कि जो कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन से रिलेटेड जितनी भी जो मिल हैं या ज़्यादातर ये जो इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही लोकेटेड है। और उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर देखिए रीज़न भी दिया हुआ है। तो उसका रीज़न है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन एज ब्लॉक कॉटन सॉइल इज़ प्रेजेंट। सबसे पहली बात तो रॉ कॉटन, जो कच्चा कॉटन होता है ब्लैक कॉटन के सॉइल के रूप में, वहाँ पर काफ़ी अवेलेबल है, क्योंकि वो जो एरिया है
वो ब्लैक कॉटन सॉइल का एरिया है। वहाँ पर जो कॉटन ब्लैक सॉइल है, जिसको हम कपास की मिट्टी भी कहते हैं, वो वहाँ पर पाई जाती है उस एरिया में। डेक्कन प्लेटो वाला एरिया है। महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और हम जानते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है उसी में ही सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो करता है। तो वहाँ पर कॉटन इजीली अवेलेबल हो जाता है, चीप अवेलेबल हो जाता है। सेकंड, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटीज़। गुजरात और महाराष्ट्र की जो मुंबई की इलाका है, ऐसी कंडीशन है, ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पर समुद्र है, तो इसलिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। पोर्ट फैसिलिटीज़ भी बंदरगाह वाली। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, और लेबर की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर काफ़ी है। बहुत से लोग तो उत्तर प्रदेश या बिहार के महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के जॉब करते हैं, तो वहाँ पर इजीली जो लेबर है वो अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ गुड मॉइस्ट क्लाइमेट है। वहाँ पर कॉटन के ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है ना, मॉइस्ट है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लैक कॉटन सॉइल को और कॉटन को भी। तो वो मॉइस्चर वहाँ पर हमेशा रहता है, क्योंकि समुद्र के पास वाला एरिया है, तो इसलिए वहाँ पर मॉइस्चर रहता है। तो ये एक बेनिफिशियल बात है। तो इस वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में जो पढ़ रहे थे, मेन एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे देश से, जो कॉटन को जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये कॉटन हमारे देश का एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 3 मेथड्स इन इंडिया। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे देश में ये कॉटन टेक्सटाइल है वो 3 मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है। हैंडलूम से, पावरलूम से एंड मिल्स से। यानी हैंडलूम का मतलब जो मशीन होती है जो हाथ से कॉटन बनाया जाता है, चरखा वगैरह जो काटते थे गांधी जी, आपको पता होगा, तो वो हैंडलूम होते हैं। और कपड़ा भी कॉटन का पहले हाथों से बनता होगा। आपने अक्सर टीवी पर या किसी डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कपड़ा बनाने की प्रैक्टिस, ऐसे बड़े बड़े डंडे लगे होते थे और उनसे बनाया जाता था। और फिर पावरलूम्स आ गए, जब आविष्कार हो गया पावरलूम्स का मतलब बिजली से चलने वाले। और फिर धीरे धीरे मिल्स हो गई, बड़ी बड़ी मिल्स लग गई, फैक्ट्रीज लग गई, तो उनमें कपड़ा बनने लगा। तो ये कॉटन का कपड़ा मिल्स में भी बनने लगा। तो ये 3 मेथड्स हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग एंड पैकेजिंग। तो ये सारी प्रोसेसेस इसमें शामिल होती हैं टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स। जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरह से ये कॉटन टेक्सटाइल समझ में आ गया। अब देखिए पढ़ते हैं चैलेंजेस टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है आज के समय में। तो ये देखिए चैलेंजेस क्या हैं, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चैलेंजेस क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। सबसे पहली बात तो जो अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है उसकी हमारे देश में कमी है। तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारी इस इंडस्ट्री के लिए है। मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग डिवीज़न। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ, जब डिवीज़न हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो हमारे देश के जो कॉटन ग्रोइंग एरिया थे, जहाँ पर सबसे मतलब बहुत ज़्यादा कॉटन उगाया जाता था, वो एरिया स्पेशली पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए। तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या इस इंडस्ट्री के लिए बनकर उभरी। ओल्ड मशीनरी, सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है वो है ओल्ड मशीनरी। हमारे देश में अभी भी जो पुरानी किस्म की जो मशीनरी है उसका यूज़ किया जाता है कॉटन इंडस्ट्री में। तो उससे जो कॉटन है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया एकदम नहीं प्रोडक्शन हो पाता उसका। तीसरा है नेक्स्ट देखिए इरेटिक पावर सप्लाई। हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई है, बिजली की जो सप्लाई है वो इरेटिक है, यानी लगातार नहीं होती है। कभी बिजली प्रॉपर मिलती है, कभी नहीं मिल पाती, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से कॉटन प्रोडक्शन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए लो आउटपुट फ्रॉम लेबर। हमारे यहाँ जो लेबर है वो उतनी स्किल्ड नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए उनसे जो आउटपुट मिलता है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, काफ़ी कम रहता है। इस वजह से हमारी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी चैलेंजेस को फेस करती है।
टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, और एक जो सबसे बड़ी समस्या इसके लिए पैदा हुई है वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमारे मार्केट में, हमारे बाज़ारों में इतना ज़्यादा प्रचलन में आ गया है कि इसको एक बड़ी और कठिन कंपटीशन देने में लगा हुआ है, और इसी कारण से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा जो बनता है वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है और उसमें समय भी लगता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें कपड़ा आसानी से बन जाता है और लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है और शायद सस्ता भी रहता है। तो ये समस्या है हमारी सारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं उनके सामने। तो इस मैप के थ्रू देखिए हम देख सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो भारत में हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। स्पेशली देखते हैं कि ये जो गुजरात है और महाराष्ट्र है वहाँ पर ही ये पूरी तरह से सेंटर्ड है स्पेशली, है ना। वैसे मुरादाबाद, कानपुर, आगरा भी लिखा हुआ है और इधर हुगली, हावड़ा भी लिखा हुआ है, मुर्शिदाबाद भी है, लेकिन स्पेशली ज़्यादातर ये गुजरात और महाराष्ट्र में सेंटर्ड है। नीचे केरला में भी देखें, मदुरई है, कोयम्बटूर है ना, चेन्नई भी है, लक्षद्वीप भी एक स्थान है ना, मुंबई, पुणे, ये सारे स्थान हैं जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जूट टेक्सटाइल। जूट आप जानते ही होंगे कि जूट क्या होता है, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। जो जूट होता है स्पेशली उससे ये रोप है, मैट्स है और इस तरह की दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से उनको बनाया जा रहा है ना। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया जो रॉ जूट है, यानी जो कच्चा जूट होता है, रॉ मटेरियल के रूप में इस यूज होता है, और साथ ही साथ जूट से बनने वाली जो गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन आवर कंट्री, और हमारे देश में लगभग 70 जूट की मिल्स हैं। फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन रिश्रा, कोलकाता इन 1859, और जो सबसे पहली जो जूट मिल थी वो कोलकाता के रिश्रा में 1859 में सेटअप की गई थी। जूट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप, बैग्स, कारपेट्स एट्सेट्रा। और जूट का यूज़ किस में होता है, स्पेशली जो रस्सियाँ होती हैं, बैग्स होते हैं और बहुत सारे प्रकार की जो कारपेट्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में जूट का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर जो हमारी जूट की मिल्स हैं वो स्पेशली वेस्ट बंगाल के हुगली रिवर के आसपास लोकेटेड है, और उसका भी एक रीज़न है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि हुगली रिवर के आसपास ही जूट मिल्स क्यों लोकेटेड है, तो उसका यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि रॉ जूट इज़ अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो रॉ जूट है वो ईज़िली अवेलेबल होता है। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि हुगली रिवर है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र दूसरी रिवर भी हैं, और साथ ही साथ पास में ही कोलकाता के समुद्र है, तो उस समुद्र से कहीं अगर दूसरी जगह भी हमको ट्रांसपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो वो ईज़िली वहाँ से जा सकता है। और कोलकाता एक पोर्ट भी है। ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक खूबी है वो ये है कि यहाँ पर रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज तीनों का ही एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, जिससे कि जो रॉ जूट है वो मिल्स तक आसानी से मूवमेंट कर जाता है, क्योंकि ये नेटवर्क इतने अच्छे हैं वहाँ पर, जिनकी वजह से आसान हो जाता है जो यहाँ पे भी जूट का जो उत्पादन होता है उसको मिल्स तक पहुँचाने में। एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, और जो जूट की जो फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जो हुगली रिवर है उससे पानी की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से मिल जाती है, तो इसलिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। पास में ही ये जो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश है, और ख़ुद बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी इतने बहुत सारे लोग मिल जाते हैं काम करने वाले, और चीप लेबर मिल जाती है, बहुत ही कम पैसों में काम करने वाले मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। कोलकाता एज अ लार्जर
अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। कोलकाता एक बड़ा अर्बन सेंटर है जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी भी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि कोलकाता एक पोर्ट भी है। तो ये फैसिलिटी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको किसी भी मटेरियल को अगर बाहर एक्सपोर्ट करना है तो वो इजीली यहाँ से हो पाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी 2010 और 11 वाले ईयर में जो जूट इंडस्ट्री थी वो लगभग 3.7 लाख जो वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट किए हुए थी, और बहुत से जो 40 लाख छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो भी किसी न किसी तरह से कल्टीवेशन ऑफ जूट में इन्वॉल्व थे। तो अब देखिए पढ़ते हैं कि जो चैलेंजेस हमारी इस इंडस्ट्री के द्वारा फेस किए जा रहे हैं जूट इंडस्ट्री के द्वारा वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। तो हमारे जो जूट इंडस्ट्री है उसको बड़ा ही कठोर कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली जो सिंथेटिक इसके सब्सटीट्यूट हैं उनकी वजह से। मतलब जो जूट के जो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट हैं वो आ गए हैं और वो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और स्पेशली हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे बांग्लादेश एक तरह से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला या कंट्री है, और कह सकते हैं कि वो बहुत उसमें सबसे ज़्यादा जूट भी प्रोड्यूस होता है। जब पार्टीशन नहीं हुआ था हमारे देश का तो उस समय क्या था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता था, लेकिन जब बांग्लादेश अलग हो गया हमारे कंट्री से तो उस समय जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे वो क्या थे, हमारे बांग्लादेश में चले गए। तो जो एक्सपोर्टर के रूप में अगर कहें तो हमारा जो इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पर है और बांग्लादेश है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। वहाँ से सबसे ज़्यादा जूट जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि मोस्टली जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वही हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है देखिए वो क्या है। उसके लिए क्या किया गया, इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good prices to the jute farmers and enhancing the yield per hectare। नेशनल जूट पॉलिसी एक बनाई गई और इस पॉलिसी में क्या किया गया कि जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको ध्यान में रखा गया, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के यानी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के, क्वालिटी इम्प्रूव करने के, और जो प्राइसेस हैं वो अच्छी मिल जाएं फार्मर्स को, और उनकी जो पर कैपिटा जो पर हेक्टेयर जो लैंड है वो इंक्रीज़ हो जाए, जो उनका कल्टीवेशन है जो क्रॉप है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इसके लिए जो है काफ़ी काम किया गया इस नेशनल जूट पॉलिसी के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शुगर इंडस्ट्रीज़, और शुगर इंडस्ट्रीज़ भी जो है एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही एक टाइप है। और हम शुगर के बारे में जानते ही हैं बच्चों, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर इंडियन फैमिली में यूज़ की जाती है, और साथ ही साथ शुगर केन से प्रोड्यूस होती है। और इससे केवल शुगर ही नहीं यानी चीनी ही नहीं बल्कि और भी दूसरे फॉर्म होते हैं चीनी के, उनका भी यूज़ हमारी इंडियन फैमिलीज़ में किया जाता है। तो देखिए पढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, यानी इंडिया वर्ल्ड प्रोड्यूसर के रूप में सेकंड प्लेस को ऑक्यूपाई करती है। और इंडिया ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। लेकिन इसके चीनी के ही शुगर के ही कुछ दूसरे रूप होते हैं जिनको गुड़ और खांडसारी भी कहते हैं। तो अगर हम उनके प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें इंडिया फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करती है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज़ बल्कि, और इस इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सा बल्कि होता है, भारी होता है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन। और अगर बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में तो सबसे टॉप पर रहती है, ये सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और दूसरे नंबर पर जो आती है तो वो है हमारी शुगर इंडस्ट्री। तो सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है हमारे देश की। In 2010-11, there were over 662 sugar mills in the country, spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra,
कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 2010-11 की बात करें तो लगभग 662 शुगर मिल्स हमारे देश में फैली हुई थी और ये बहुत सारे स्टेट्स में थी। ये मैंने स्टेट्स के अभी नाम लिए ही हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक वगैरह। तो इन सारे स्टेट्स में ये सारी 662 मिल्स लोकेटेड थी। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर नियर द शुगर कल्टिवेटेड एरियाज़, और स्पेशली ये जो मिल्स हैं हमारी वो उन एरियाज़ में हैं जहाँ पर शुगर कल्टीवेशन ईजीली होता है। तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह से इस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं, तो वो भी हम पढ़ते हैं। देखिए, इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, यानी जो मेजर चैलेंजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो एक सीजनल नेचर। ये इंडस्ट्री कैसी होती है? सीजनल होती है, क्योंकि जो शुगर केन है वो हमको हर साल नहीं मिलता है। हम ये जानते हैं कि शुगर केन को एक बार हम करते हैं और वो मतलब 3 इयर्स तक हमें मिलता है, और लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता कि पूरी साल मिलता रहे, क्योंकि जो शुगर केन है उसको ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरी जो हमारे मेथड्स हैं प्रोडक्शन के शुगर केन को कल्टीवेट करने के या शुगर को शुगर केन से चेंज करने के, वो भी काफ़ी ओल्ड हैं, पुराने तरीके हैं और इनएफिशिएंट हैं, यानी नाकाफ़ी हैं, यानी पर्याप्त हमारे पास नहीं हैं ऐसे साधन जो हम आसानी से कर पाएँ। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केम टू फैक्ट्रीज, दूसरी जो प्रॉब्लम है बड़ी वो है ट्रांसपोर्ट डिले। हमारे देश की जो सड़कें हैं, स्पेशली गांव से जो जाने वाली जो सड़कें हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं, और इस वजह से जो शुगर केन है वो फैक्ट्रीज तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेजेस, तो जो बैगेज हैं उनके यूज़ को मैक्सिमाइज करने की भी ज़रूरत है, आवश्यकता है। शुगर इंडस्ट्रीज इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थन टू सदर्न इंडिया, वाई? तो देखिए, एक प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, जो नदर्न इंडिया है वहाँ से सदर्न इंडिया की ओर हो रही है। यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ जा रही है। तो देखिए, पढ़ते हैं, अर्लियर यूपी एंड बिहार वर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, यानी शुरुआत में जो यूपी और बिहार थे वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे शुगर केन के। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स वर लोकेटेड इन दीज 2 स्टेट्स ओनली, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ देश की जो शुगर मिल्स थी वो स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड थी। बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और अब जो है हमारी जो शुगर मिल्स हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरफ, और उसके जो रीजन्स हैं वो ये नीचे दिए हुए हैं। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज हायर इन सदर्न इंडिया, सबसे बड़ी जो एक रीज़न है वो ये है कि वहाँ पर जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है शुगर केन का सदर्न इंडिया में वो नदर्न इंडिया की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है। ब्लैक सॉइल इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, साथ ही साथ जो ब्लैक सॉइल वहाँ पर पाई जाती है उस एरिया में, तो ये शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल सॉइल है। सुक्रोज कंटेंट इन दी शुगर केन इज़ हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और यहाँ पर जो शुगर केन है उसमें जो सुक्रोज कंटेंट होता है, सुक्रोज जो जिसकी वजह से वो मीठापन होता है उसमें, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में ग्रो होने वाले जो शुगर केन है उनमें ज़्यादा होता है। इट मीन्स मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर लेस शुगर केन, और इसका मतलब ये होता है कि सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हम ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन कर सकते हैं कम से कम शुगर केन का यूज़ करते हुए। मिल्स एंड मशीन्स आर न्यू इन सदर्न स्टेट, सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर जो मिल्स हैं, जो मशीन्स हैं वो वहाँ पर न्यू हैं, अभी इस्टेब्लिश की हुई हैं, और हमारे नदर्न इंडिया में जो हैं वो बहुत पुराने समय की लगी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है। न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वहाँ पर स्पेशली जो नई और आधुनिक प्रकार की जो मशीन्स हैं उनका वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और उसकी वजह से वहाँ की जो शुगर केन की प्रोडक्टिविटी है वो लगातार इंक्रीज़ होती जाती है। इसके अलावा देखिए, क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज़ लॉन्गर इन सदर्न स्टेट, सदर्न स्टेट में जो क्रशिंग सीजन होता है ना, वो शुगर केन के लिए एक लंबा टाइम मिल जाता है उसको क्रश करने के लिए, जो कि हमारे यहाँ नदर्न स्टेट में नहीं होता, क्योंकि शुगर केन के बाद कोई दूसरी क्रॉप भी ग्रो करनी पड़ती है या उसके क्रशिंग
टाइम के लिए इतना सूटेबल क्लाइमेट नहीं रहता है हमारे यहाँ, और सदर्न स्टेट में वहाँ पर आसानी से इतना टाइम मिल जाता है कि क्रशिंग सीजन जो क्रशिंग है वो आसानी से हो जाए और लंबा भी रहता है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन सदर्न स्टेट। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं वो वहाँ पर सक्सेसफुली आसानी से रन कर रही हैं पूरे सदर्न स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र में और गुजरात में, और कुछ कर्नाटका के भी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये शुगर मिल्स काफ़ी ग्रो कर रही हैं। तो ये कुछ रीजन्स थे जिनकी वजह से हमारे नॉर्थ की जो शुगर इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे साउथ की शुगर इंडस्ट्री में कन्वर्ट होती चली जा रही है। और सारी जो और वहाँ का जो शुगर है वो काफ़ी मीठा भी होता है यहाँ की अपेक्षा। नेक्स्ट इंडस्ट्री देखिए पढ़ते हैं जो है हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? जिनमें मिनरल्स को या कहें कि मेटल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे? जिनमें मिनरल्स और मेटल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाए उनको हम कहेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे कंट्री में काफ़ी मात्रा में माइन किए जाते हैं, तो उन्हीं पर आधारित है ये पूरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के जो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो ये जो सारी इंडस्ट्री हैं वो कैसी हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं। ये इंडस्ट्री किसी न किसी तरह से जो मिनरल्स होते हैं उनका यूज़ करती हैं और उनको यूज़ करके किसी दूसरे तरह की प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि हमारी एक बेसिक और की इंडस्ट्री भी है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को लोहे की या आयरन और स्टील की बनी हुई चीज़ों को सप्लाई करती है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दिस इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड एज बेसिक इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है क्योंकि इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन एंड टूल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एट्सेट्रा, है ना। कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, जैसे मशीन के जो टूल्स होते हैं या मशीनें प्रोवाइड की जाती हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जितने होते हैं, है ना, वो हमें इसी इंडस्ट्री के थ्रू मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, यानी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो आयरन के बने हुए होते हैं। तो वो आयरन की बनी हुई चीज़ हमें कहाँ से मिलती है? इसी इंडस्ट्री से मिलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैवी इंडस्ट्री, और इसको हम हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है जैसे आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, और इनसे प्रोड्यूस होने वाली जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, वो सभी की सभी क्या होती हैं? बल्कि होती हैं, नेचर में भारी होती हैं, भारी भरकम होती हैं। मतलब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है हम देखें तो जहाँ पर लोहे की बनी हुई मशीन्स का प्रयोग नहीं होता हो, या लोहे के बने हुए जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका यूज़ नहीं होता हो। हम एक छोटा सा घर भी बनाते हैं तो हम उसमें विंडोज़ हैं और एंगल्स हैं और रॉड्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन की बनी होती हैं और जिनका यूज़ हम करते हैं। टुडे स्टील इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। तो देखिए जैसे सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा, हर इंडस्ट्रीज़ के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में है। हम ये सोचें कि हमारे देश में हर इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो वो लगभग सभी देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो हमारे यहाँ, और देखिए हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो भी लगभग सेम ही होंगी, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। तो जैसे पढ़े हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, और जो कुकिंग कोल है यानी जो कोयला है उसका हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी सीमित मात्रा में है, लिमिटेड है, तो ये एक बड़ी समस्या है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये देखो पहले भी हमने दूसरी जो इंडस्ट्री हैं उनके चैलेंजेस में भी इसको हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है ना। स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ बहुत कम है और अनस्किल्ड ज़्यादा है ना। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये भी हमने पढ़ा था उसमें कि एनर्जी हमारे यहाँ रेगुलर सप्लाई नहीं होती है, तो ये एक बड़ी समस्या है।
रॉ मटेरियल्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडिया। जो रॉ मटेरियल हैं वो हमारे देश के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं, मतलब सभी देशों में, सभी राज्यों में हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। स्पेशली अगर हम आयरन की बात करें तो मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इनमें ज़्यादा पाए जाते। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। तो हमारे यहाँ वैसे देखा जाए तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे लगातार सॉल्व होती जा रही हैं। जैसे यहाँ लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ काफ़ी पुअर है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये दोनों ही फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो समस्याएँ सॉल्व होती जा रही हैं। अब देखिए पढ़ते, वाई इज़ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया ओनली। तो ये जो इंडस्ट्री है आयरन और स्टील, ये स्पेशली हमारे पेनिनसुलर इंडिया है, यानी पेनिनसुलर जो रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है। पेनिनसुलर कौन सा, जहाँ पर उड़ीसा, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ वगैरह ये जो एरिया आते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, गुड एंड मोर रॉ मटेरियल्स। स्पेशली पहला रीज़न है कि वहाँ पर अच्छा और ज़्यादा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्वालिटी आयरन एंड स्टील इज़ अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया में एक तो लार्ज क्वांटिटी है और वो भी क्वालिटी आयरन की, क्वालिटी आयरन एंड स्टील की, यानी जो अच्छी क्वालिटी का जो आयरन और स्टील होता है वो इजीली इस एरिया में अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, पावर रिसोर्सेज, कोल, ऑयल एंड वाटर पावर आर अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में कोयला है, ऑयल की भी ज़रूरत पड़ती है हमको, जैसे डीजल, पेट्रोल वगैरह की, और साथ ही साथ पानी की। तो ये यहाँ पर बड़ी ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा स्किल्ड लेबर है, चीप एंड स्किल्ड लेबर इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पर हमको चीप और स्किल्ड लेबर भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इट कैन बी ऑल्सो फ्रॉम बिहार, Odisha, West Bengal and MP. Besides, skilled labor is also locally available. और यहाँ पर जो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और MP हैं, यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या भी है, और जनसंख्या ऐसी है जहाँ पर हमें चीप और स्किल्ड लेबर भी मिल जाते हैं, है ना। इसके अलावा स्किल्ड लेबर लोकली भी अवेलेबल हो जाते हैं, यानी हमें कहीं से बाहर से नहीं लेने पड़ते, तो लोकल भी वो अवेलेबल हो जाते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। नियरनेस टू मार्केट, एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि लार्ज इंडिजीनियस मार्केट आर अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें बड़े बड़े जो मार्केट हैं वो अवेलेबल है। पोर्ट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए जो गुड्स बनी हों आयरन एंड स्टील से और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए इन एरियाज़ में जो पोर्ट फैसिलिटीज़ है वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए इंडिया आयरन एंड स्टील प्लांट्स, तो यहाँ पर कुछ आयरन एंड स्टील प्लांट्स दिए हुए हैं, जैसे विजयनगर है, भद्रावती है, सलेम है, विशाखापट्टनम है, भिलाई है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है। स्पेशली वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ वगैरह में ये ज़्यादातर